मैं रजत मिश्रा चैनल लर्न हिंदी द इजी वे में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कल हम लोगों ने अनुस्वार, विसर्ग और अनुनासिक के विषय में पढ़ा था कि अनुस्वार एक नासिक की ध्वनि है, विसर्ग को हम कंठ से बोलते हैं और दो बिंदुओं से प्रदर्शित करते हैं, और अनुनासिक नाक और मुंह दोनों का प्रयोग उच्चारण के समय होता है और इसको चंद्रबिंदु से दिखाते हैं, और जब कभी शिरोरेखा के ऊपर मात्रा होती है तब केवल बिंदु का प्रयोग करते हैं। ये हम लोगों ने कल सीखा था। आज हम स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण देखेंगे। इसके दो प्रकार हैं, एक तो अघोष और दूसरा है सघोष। कहीं कहीं पर आपको अघोष और घोष भी केवल लिखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन वो एक ही बात है, सघोष और अघोष। अब जहाँ आप जानते हैं आ का प्रयोग जहाँ पर पहले हो जाता है वो नहीं या अभाव का अर्थ व्यक्त करता है, तो अघोष का अर्थ क्या हो गया? जहाँ पर घोष या नाद, नाद स्वर से मतलब है नहीं है, यानी जो वर्ण हम बोलते हैं वो केवल उसमें केवल श्वास बाहर आती है। तो परिभाषा अगर हम इसकी करेंगे तो क्या होगी कि जहां पर केवल वर्णों के उच्चारण के समय श्वास बाहर आती है, यानी कोई गूंज या नाद नहीं होता वर्णों के उच्चारण के समय, केवल श्वास बाहर आती है। वो सभी वर्ण क्या है? अघोष है। इसके विपरीत सघोष क्या है? जिन वर्णों के उच्चारण के समय स्वर तंत्रियों में क्या होता है? कंपन होता है। यहाँ पर क्या है? कंपन नहीं होता। अघोष में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता, सघोष में क्या है कि स्वर तंत्रियों में कंपन होता है और उच्चारण के समय गूंज या नाद होता है। स्वर तंत्रियों में कंपन होता है और उच्चारण के समय घोष या गूंज उत्पन्न होती है, या इसी को आप कह सकते हैं नाद। तो पहले तो परिभाषा से हम ये समझ लें कि अघोष वो वर्ण हैं जिनके उच्चारण के समय स्वर तंत्रियों में कोई कंपन नहीं होता, केवल जब हम उच्चारण करते हैं तो श्वास बाहर आती है। और सघोष से मतलब है घोष के साथ, यानी जिन वर्णों के उच्चारण के समय जब हम उच्चारण करते हैं तो स्वर तंत्रियों में कंपन होता है
और उच्चारण के समय घोष या गूंज या नाद उत्पन्न होते। अब हम ये भी देखेंगे कि कौन कौन से वर्ण ऐसे हैं जो कि अघोष हैं और कौन कौन से वर्ण सघोष हैं। इनकी बहुत आसान तरीका है इनको याद रखने का, जिससे आप कभी इसे भूलें नहीं। परिभाषा तो आप शब्द के रूप को देखकर ही बना सकते हैं कि अघोष जहाँ पर घोष या नाद नहीं है, और सघोष जिसमें स्वर तंत्रियों में कंपन है और घोष या नाद उच्चारण के समय है, वो सघोष हैं। अब कौन कौन से वर्ण हैं? अब देखिए, हमने कवर्ग पढ़ा था, चवर्ग के वर्ण पढ़े थे, टवर्ग के वर्ण पढ़े थे, तवर्ग के वर्ण पढ़े थे और पवर्ग के वर्ण पढ़े थे। अब आप इसको ऐसे याद रखिए कि अघोष में हर वर्ण का पहला और दूसरा वर्ण, यानी यहां पर काखा, इसको आप ऐसे एकदम याद रखिए, कभी नहीं भूलेंगे। चाछा, टाठा, ताथा, पाफा, ये हमारे क्या हो गए? अघोष हो गए। हमें क्या याद रखना है इसको याद रखने के लिए कि किसी भी वर्ग का जो पहला और दूसरा वर्ण है ये क्या है? अघोष है। इसके अलावा जो हमारी ऊष्म ध्वनियां हैं उसमें शा, मूर्धन्य शा और सा, ये भी क्या है? हमारे अघोष ध्वनियां हैं। अब क्या सवाल उठता है कि ये अघोष हैं तो सघोष क्या है? यानी अब जो यहाँ पर बची वो सब क्या है? सघोष है। बहुत याद रखने का बहुत आसान तरीका है कि हम अघोष में याद रखें कि हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या है? अघोष है। और ऊष्म में शाशा सा ध्वनियाँ अघोष है। अब देखिए यहाँ से जितना बचता है सघोष में, काखा, गा, घा, अंगा, चाचा, जा, या, टाठा, डा, ढा, णा, ताथा, दा, धा, ना, पाफा, बा, भा, माँ। ठीक है, ये तो व्यंजनों की स्थिति हो गई। अघोष में पहला और दूसरा वर्ण हो गया, सघोष में बाकी तीन बचे वर्ण ये यहाँ पर आ गए। अब इसके अलावा स्वर, ये भी क्या है? सब आपने पढ़ाई है। जब हमने स्वर पढ़ा था तो स्वर ये बिना किसी उसकी सहायता के बोले जाते हैं। तो आ, दीर्घा, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये सारे स्वर भी सघोष में आ गए। अब इसके अलावा अंतस्थ हमने पढ़े थे, उनको भी इसी में जोड़ दीजिए। या, रा, ला, वा। ठीक है। अब उष में एक व्यंजन बचा, हा, वो भी इसी में जोड़ लीजिए। अब सीधी सी एक वर्गीकरण आ गया कि अघोष में हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन जो है वो क्या है? हमारा अघोष है। ऊष्म ध्वनियों में शा, शा, सा ये अघोष हैं। और सघोष में अब पहला दूसरा हमने यहाँ लिख दिया, तीसरा चौथा पांचवा ये भी याद रखना है। अगर आप पहला दूसरा याद रखेंगे अघोष है तो अपने आप बचे हुए तीनों क्या है? सघोष है। तो हर वर्ग के तीनों वर्ण यहाँ आ जाएंगे, ये सघोष हैं। इसके अलावा सारे स्वर आप जोड़ लेंगे, ये भी क्या है? सघोष है। अंतस्थ व्यंजन आप जोड़ लेंगे, यारा, लावा, ये भी क्या है? सघोष है। और ऊष्म ध्वनि जो हा है वो भी क्या है? सघोष है। तो ये जो है अंतर है अघोष और सघोष में।
हमको अर्थ से, शब्द के रूप से ही याद रखना है कि यहाँ पर गूंज या नाद नहीं है, केवल श्वास। वर्णों के बोलते समय, उच्चारित करते समय, यहाँ पर जब हम इन वर्णों को बोलते हैं तो हमारे जो स्वर तंत्र हैं उनमें क्या है, कंपन होता है, और कंपन के बाद गूंज के साथ हम इन वर्ण को बोल पाते हैं। इसमें तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन है, स्वर हैं सारे, अंतस्थ यारा लावा है और उष्म है हा। अगर आप इस तरीके से याद रखेंगे तो इनके वर्गीकरण को आप नहीं भूलेंगे। तो ये थी हमारी आज की कक्षा, जिसमें हमने अघोष और सघोष के बारे में अध्ययन किया है। आप हमें बताइएगा अगर कहीं भी कोई बात आपको समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।